हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चेंज ऑफ द वे। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हम पूर्व वाली क्लासों में सांख्यिकी के 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है अनुसंधान के अंतर्गत। इसमें अनुसंधानों का आयोजन के बारे में बताया गया था। पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हमने सांख्यिकी अनुसंधान के जो आयोजन करना था, आयोजनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आयोजन में जो जो कार्य संपादित किए जाते हैं उन कार्यों का अध्ययन कर रहे थे हम, कि सांख्यिकी जो आयोजन किया जा रहा है, आयोजन के अंतर्गत जो कार्य संचालित किए जाते हैं उन कार्यों के अध्ययन कर रहे थे। कार्यों के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो 10-11 जो कार्य बताए गए थे उनमें से हम 6 कार्यों का अध्ययन कर चुके थे। अंतिम जो कार्य था हमारा था अनुसंधान के प्रकार। अंतिम कार्य कौन सा था बच्चों? अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत हमने लगभग 7 प्रकारों का अध्ययन किया था विस्तार पूर्वक। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह हमारा रहेगा सांख्यिकी अनुसंधान की योजना के कार्य। हेडिंग हमारी वो पूर्व वाली हेडिंग है, एक बार हेडिंग डाला ना सभी विद्यार्थी। सांख्यिकी अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान योजना, सांख्यिकी अनुसंधान योजना। अब सांख्यिकी अनुसंधान की योजना के अंतर्गत जिन कार्यों का अध्ययन कर रहे थे वो कार्य कौन कौन से है? 6 कार्यों का अध्ययन कर चुके थे। पूर्व वाले चैप्टर में जो 6ठा कार्य वो था हमारा क्या था? अनुसंधान के प्रकार था। कौन सा बच्चा था? कौन सा था बच्चों? अनुसंधान के प्रकार। प्रकारों में हम 7 प्रकारों का अध्ययन कर चुके थे। आज का जो बिंदु रहेगा हमारा क्या रहेगा? 7वां प्रकार। जो 7वां कार्य बताया गया है वह हमारा है सांख्यिकी इकाई। तो हेडिंग डालना सभी विद्यार्थी। 7वां जो कार्य बताया गया था उस कार्य का नाम क्या था? सांख्यिकी इकाई, स्टैटिस्टिक्स यूनिट। सांख्यिकी इकाई क्या होती है, इकाई का अर्थ होता क्या है, इकाई क्या है, पैमाना क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा। अधिकांश ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी जो कहते हैं साहब इकाई से कहते हैं पैमाना ये होता है 1 सेंटीमीटर, पर जैसे मैंने लिख दिया साहब कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ये क्या हमारा पैमाना, पैमाना कह दो या इसको इकाई कह देते हैं या हम इसको माप कह देते हैं, यही लिखते हैं। यही बताया था हमारा गुरुजी साहब एक निश्चित पैमाना बता सकते। पैमाना है ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। साहब यहाँ लिख दिया साहब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। पैमाना लिया जाता है। पैमाना तो पैमाना होता क्या है? हमारा माप का व्हाट इज मेजरमेंट, यानी इसकी मापक इकाई, माप किसे कहा जाता है, माप होती क्या है, इकाई क्या होती है, तो उसी का अध्ययन किया जाएगा कि सांख्यिकी इकाई क्या है, स्टैटिस्टिक्स यूनिट्स क्या कहता है, यूनिट्स में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, किनका मापन किया जाता है, उसी का बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सांख्यिकी इकाई में माप कहलाता है, इकाई आ जाती है, सांख्यिकी इकाई होती क्या है। तो उसमें सबसे पहले लिख लेना पैमाना। सांख्यिकी इकाई में क्या लिखना है बच्चों? पैमाना क्या होता है, क्योंकि इकाई का निर्धारण करने के लिए पैमाना बताना आवश्यक है। तो पैमाना होता क्या है? पैमाना लिख रहे हैं, माप कहते हैं उसको, पैमाना या माप कह सकते हैं। माप क्या होती है, पैमाना क्या होता है। देखिए इसमें किसी वस्तु को मापने के लिए, किसी वस्तु को मापना मतलब नापना उसको, ठीक है। किसी वस्तु को मापने के लिए, या मैं ऐसे किसी वस्तु का मापन करने के लिए, तो मापने के लिए आधार निश्चित करना होता है, निश्चित करना होता है। कि होता क्या है, कई बार विद्यार्थी, ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी, अन्य कोई विद्यार्थी पढ़ते तो है कि माप ले लिया साहब, मैंने पैमाना ले लिया, लेकिन पैमाने का मीन्स नहीं जानते, मीन्स होता क्या है पैमाना। तो किसी वस्तु को मापने के लिए आधार निश्चित करना होता है। इसी आधार को
इसी आधार को क्या कहते हैं बच्चों? माप या पैमाना कहा जाता है। माप या पैमाना, माप या पैमाना कहते हैं। यानी उस इकाई को जिसके द्वारा मापन किया जा रहा है, किसी वस्तु को मापने के लिए जो मापन रखा गया है, मापन का जो आधार होता है, उसी आधार को क्या कहा जाता है बच्चों? माप या पैमाना कहा जाता है। समझ में आ गई माप क्या होता है और पैमाना क्या होता है। इसमें आगे लिखिए कि सांख्यिकी इकाई में माप क्या है, पैमाना क्या है। तो लिखिए इसमें कि सांख्यिकी इकाई में, यहां से ध्यान देना, लाइन चेंज लाना। सांख्यिकी इकाई में जो माप होती है, तो सांख्यिकी इकाई में माप, सांख्यिकी इकाई में माप जो ली जा रही है, जो मापन किया जा रहा है, माप करने का, ऐसे बच्चों, सांख्यिकी इकाई माप करने का, सांख्यिकी इकाई माप करने का वह साधन है, सांख्यिकी इकाई माप करने का वह साधन है जिसके आधार पर, वह साधन है जिसके आधार पर, यानी इसको निश्चित कर दिया गया है। ऐसे कहते हैं कि सांख्यिकी इकाई माप करने का वह साधन है जिसके आधार पर समंक डाटा, जिसके आधार पर समंक एकत्र किए जाते हैं, समंक एकत्र किए जाते हैं तथा उस माप के आधार पर, तथा उस माप के आधार पर उसका विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। तो उस माप के आधार पर उनका किनका, उन समंकों का, पर उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस करना, उनको विश्लेषण एवं निर्वचन से तात्पर्य क्या है बच्चों? निर्वचन से तात्पर्य उस डाटा को, उस समूह को इस प्रकार से सरल रूप में व्यक्त कर दिया जाएगा कि कोई भी विद्यार्थी उसको देखने के मात्र से तुरंत समझ जाए। विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, वो हमारे कहलाती है सांख्यिकी इकाई। पैमाना हो गया हमारा। पैमाना कर लेने के बाद सांख्यिकी इकाई होती है। तो इकाई क्या है? सांख्यिकी इकाई माप करने का वह साधन है जिसके आधार पर समंक, जो डाटा को इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है, समंक एकत्र किए जाते हैं, इसके आधार पर, सांख्यिकी इकाई के आधार पर। तो उस माप के आधार पर जो माप ली गई है, ये माप बदल देना है। जैसे माप 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखो यहाँ पे, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये माप हो गया साहब, ये मैंने माप ले लिए। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो समंक एकत्र किए जाते हैं तथा उस माप के आधार पर उनका विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है, उनकी जांच की जाती है और उन तथ्यों का निर्वचन किया जाता है। अब पारिभाषिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? तो याद रखिए, पारिभाषिक रूप से सांख्यिकी इकाई क्या डालिए बच्चों? पारिभाषिक रूप से, या परिभाषा कह सकते हो इसकी, परिभाषा डालो, सब ऐसे करो, इजी वे रहेगा आपको। सांख्यिकी क्या परिभाषा बताई गई है, विस्तार रूप में क्या कहा, सांख्यिकी होती क्या है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। लिखिए, सांख्यिकी इकाई एक गुण
या गुणों का एक समूह होता है, एक गुण या गुणों का एक समूह है। गुणों क्या कहता है? गुणों का एक समूह होता है। समूह जानते हो ना, जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होते हैं उसे समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। तो सांख्यिक इकाई एक गुण या गुणों का एक समूह होता है जिसे परंपरागत रूप से, यानी जैसे पहले जिसका मापन होता था जिस प्रकार से था, जिसे परंपरागत रूप से चुना गया है, जिसे परंपरागत रूप से चुना गया है, यानी जो परंपरागत रूप से जिस इकाई का, जिस समूह में से एक इकाई का उसका चयन किया गया है, उसको एकत्र किया गया, चुना क्यों गया है? देखो, ताकि उन गुणों को रखने वाले, ताकि उन गुणों को, जो क्वालिटीज होगी, उन गुणों को रखने वाले, जिस व्यक्ति के द्वारा गुणों को रखा जाएगा या एकत्र किया जाएगा, तो उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति या वस्तुएं, उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति या जो हमारी वस्तुएं होगी, यानी व्यक्ति तो एकत्र करने वाला व्यक्ति या फिर वे वस्तुएं किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए, किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए, किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए, सांख्यिकी अनुसंधान का मापन करने के लिए या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए गिनी, सरलता रूप से गिनी या मापी जा सके के लिए गिनी से तात्पर्य गिनना, ये तात्पर्य क्या है बच्चों? गिनना, गिनी या मापी जा सके, यानी जिन तथ्यों के आधार पर, जिस इकाई के आधार पर समंकों को हम माप सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं या यूनिटों में इकाइयों में बांट सकते हैं, वही हमारी कहलाती है बच्चों सांख्यिकी इकाई कहलाती है। पैमाना हो गया हमारा, सांख्यिकी इकाई हो गई, सांख्यिकी इकाई क्या हो गई बच्चों? ये हमारी परिभाषा हो गई। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, किसी को कुछ पूछ रहा हो पूछ सकता है। ये हमारी सांख्यिकी परिभाषा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना। सांख्यिकी इकाई एक गुण या गुणों का एक समूह होता है, यानी इसे ग्रुप बताया गया है, गुणों का समूह बताया गया है, जिसे परंपरागत रूप से चुना गया है, यानी परंपरागत से पहले से चुना जाता है, एकत्र किया जाता है, उस रूप से चुना गया है, चयन किया गया है। अब चयन क्यों किया गया उसके बारे में बताया गया, ताकि चयन इसलिए किया क्योंकि उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति या वस्तुएं किसी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए गिनी या मापी, उनका मापन कर सके, उनको गिन सके, इसलिए उनका मापन किया, उनको इकाइयों में, पैमाने रूप में बांटा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार सभी विद्यार्थी। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? शाबाश। आगे चलते हैं इसके बारे में। सारी सांख्यिकी इकाई चल रही है हमारी, इकाई क्या है, इसमें विद्वानों ने भी अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए, तथ्य व्यक्त किए, उन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा आगे। लिख लिया? ठीक हो गया स्क्रीनशॉट आपका। पैमाना साफ कर लेते, पैमाना हो। अब कोई भी आपसे ज्योग्राफी में कोई भी सर पूछे तो बता सकते पैमाना होता क्या है? अच्छी बात है। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? लिखिए आगे। प्रोफेसर, विद्वान है हमारे प्रोफेसर वेल्डन के अनुसार, इसके अनुसार प्रोफेसर वेल्डन प्रोफेसर वेल्डन के अनुसार, अब प्रोफेसर वेल्डन ने क्या कहा साहब, किन तथ्यों के बारे में बताया,
इन्होंने भी अपने मत प्रस्तुत कर दिए सांख्यिकी इकाई के लिए। सांख्यिकी इकाई होती है, क्या होती है, किसके लिए होती है, कैसे होती है, मापन किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में इन्होंने भी अपने मत प्रस्तुत कर दिए, अपने मत व्यक्त रख दिए। तो लिखिए, प्रोफेसर वेल्डन ने सांख्यिकी इकाई की इन्होंने सांख्यिकी इकाई को सांख्यिकीय इकाई को स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं, के लिए इसकी निम्न विशेषताएं बताई गई है। इसकी निम्न विशेषताएं बताई गई है। अब प्रोफेसर वेल्डन ने सांख्यिकी इकाई का मापन करने के लिए कुछ विशेषताएं बता दी। प्रमुख रूप से इन्होंने 4 प्रकार की विशेषताएं बताई है। अब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहले विशेषताओं के नाम लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे कौन सी चीज क्या है। तो पहली इकाई बताई इकाई विशिष्ट। नंबर 1, इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित हो। इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बता दी कि सर जो हमारी इकाई होगी इकाई एक रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक रूप में। लिखो, इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। इकाई में कैसे होनी चाहिए? एक रूपता हो, इकाई अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। नंबर 3, इकाई स्थायी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चों? इकाई स्थायी से तात्पर्य है फिक्स्ड। इकाई स्थायी होनी चाहिए। अभी विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में समझाने। और चौथी अंतिम विशेषता बता दी कि इकाई जो होती है वह अनुसंधान के लिए उपयुक्त एवं सर्वमान्य भी होनी चाहिए। उपयुक्त हो, सभी लोगों के लिए सभी गुणों पर आधारित हो, सर्वमान्य, सभी लोग इसका मत प्रस्तुत करके सभी लोगों को विश्वास हो कि साहब ये मापन जो किया गया है, माप या पैमाना जो लिया गया है बिल्कुल सही है। तो देखिए, इकाई अनुसंधान के लिए उपयुक्त एवं सर्वमान्य हो। उपयुक्त एवं सर्वमान्य कैसे होनी चाहिए बच्चों? उपयुक्त होनी चाहिए, सर्वमान्य होनी चाहिए। ये 4 विशेषताएं बताई है। इन चारों विशेषताओं के आधार पर प्रोफेसर वेल्डेन ने सांख्यिकी इकाई को विस्तार से प्रकट किया है या बताया है। इन चारों इकाइयों के द्वारा इस इकाई को समझा जा सकता है विस्तार पूर्वक। तो नंबर 1 डाल लीजिए हेडिंग सभी विद्यार्थी। पहले हेडिंग कौन सी हमारी? पहली है सब हमारी इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित। अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर कॉपी में लिख लेना सभी विद्यार्थी। 4 विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम। प्रथम नंबर डाल लीजिए इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित। नंबर 1, इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित हो। यानी इकाई कैसी होनी चाहिए? आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए?
भ्रम रहित होनी चाहिए, यानी इस इकाई के अंतर्गत उस यूनिट में भ्रम नहीं होना चाहिए, यानी अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए उसके अंतर्गत। वह इकाई कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। अब भ्रम, इकाई में भ्रम उत्पन्न नहीं हो, स्पष्ट हो, उसके लिए बताया गया कि इकाई जो होती है यूनिट, विशिष्ट मतलब स्पेशल, यानी कोई ऐसा पैमाना लेना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के अंतर्गत एक माप हो। पैमाना कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग पैमाना ले लिया आपने तो आपका मापन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मापन कैसे? पहले एक लाइन लिख लेते हैं, इसमें होता क्या है। इसलिए इकाई पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी इकाई कैसे होनी चाहिए? पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए इकाई के बारे में। यानी इकाई स्पष्ट होगी तो आप उसका मापन कर सकते हो। इकाई पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए जिससे उनमें क्या उत्पन्न नहीं हो? भ्रम, जिससे उनमें भ्रम उत्पन्न नहीं हो। उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे के रूप में, जैसे समझ लो आप, जैसे के माध्यम से सही समझ में आ जाएगा। जैसे कि साहब किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो लगभग ऐसे कह सकते हैं 1957 से पूर्व, 1957 से पूर्व जो मापन की इकाइयां थी वो कैसी थी? अलग अलग थी। कैसी थी बच्चों? 1957 से पूर्व जो हमारी मापन की इकाइयां थी, वस्तुओं को मापने की, तोलने की जो इकाइयां थी वह अलग अलग थी। अलग अलग कैसे? जैसे यहाँ अलग, इस क्षेत्र के अंदर अलग मापन, इस क्षेत्र में अलग मापन, इस क्षेत्र में अलग मापन। जैसे हम कहते हैं साहब, जैसे पहले कहते हैं साहब एक मन के अंतर्गत, यह क्षेत्र कहता है कि एक मन में 30 किलो होता है, ये कह रहा है एक मन में 40 किलो होता है, और इन्होंने कहा एक मन में 45 किलो होता है। अब यहाँ मन तो एक ही है, लेकिन इसकी मापन की जो इकाइयां थी कैसे आ गई? अलग अलग आ गई। एक 30 बता रहा है, एक 40 कह रहा है, एक 50 कह रहा है। अब यदि आप अपने गांव से एक मन अनाज लेके चले और यहाँ यदि आप एक मन बोलोगे, एक मन होगा आपका? नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा आपके मध्य में? भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। सब हमारे क्षेत्र में एक मन में तो 30 किलो मानते थे, यहाँ 40 किलो मान रहे, तो आपके अनुसार तो कितना कम हो गया? 10 मन कम हो गया। लेकिन इनके अनुसार क्या है कि एक मन में 40 होता है तो वो 40 ही मानेंगे आपसे, 30 नहीं मानेंगे। यदि यह व्यक्ति आता है तो आपके इनकी तुलना करूंगा तो 5 मन का अंतर हो जाएगा। आपका 40 है, कितना है? 45 है। तो यह मापन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे। मापन कैसा होगा? विशिष्ट अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग, और आपके मध्य में क्या उत्पन्न हो जाएगा? भ्रम रहित हो जाएगा। आप भ्रम हो जाओगे, झूठे हो जाएंगे मापन। इसलिए मापन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देखिए जैसे 1957 से पूर्व, सन 1957 से पूर्व वस्तुओं के मापन, पूर्व वस्तुओं का मापन निम्न प्रकार था, कैसे था? लीजिए, जैसे एक मन का किसी क्षेत्र में, ऐसे लिख लो, था, जैसे किसी क्षेत्र में एक मन का कितना? 40 शेर। एक मन कितना मानते थे? 40 शेर मानते थे। दूसरे क्षेत्र में एक मन का कितना?
45 शेर मान लो, 45 शेर। और तीसरे क्षेत्र में, और तीसरे क्षेत्र में एक मन का कितना मांगते थे? एक मन का 50 शेर, 50 शेर। ये मापन हो गया साहब। प्रथम जो क्षेत्र था, प्रथम क्षेत्र के अंदर एक मणा कितना माना गया? 40 शेर मान लिया गया। दूसरे में एक मणा कितना मान लिया? 45 शेर मान लिया गया। और तीसरे में एक मन का 50 शेर मान लिया गया। अब जांच करने वाला इन तीनों के मध्य में एक माप को, जांच करने वाले को, व्यक्ति को इन तीनों मापों में से किसी एक माप को निश्चित करना होगा, तभी आप भ्रम रहित परिणाम प्रस्तुत कर सकते हो। यदि आपने इन तीनों मानों को मान लिया तो आपके परिणाम झूठे आएंगे, निष्कर्ष सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक तथ्य है, इन तीनों क्षेत्रों में मापन या माप समान नहीं होने के कारण मापन समान नहीं होने के कारण परिणाम कैसे आएंगे? भ्रमित आएंगे। अतः जांचकर्ता को जांच करने से पहले क्या करना चाहिए? जांच करने से पहले इनका मापन एक रूप में करना चाहिए। करने से पहले इनकी मापन इकाई एक निश्चित कर लेनी चाहिए। मापन इकाई एक निश्चित का मतलब फिक्सेबल, निश्चित कर लेनी चाहिए। यदि आप इनका पैमाना मापन निश्चित करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, तो आप वहां पर एक करना पड़ेगा। पुनः स्पष्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। इकाई विशिष्ट एवं भ्रम रहित हो। इकाई विशिष्ट और भ्रम रहित होने इसके अंदर बताया गया कि इकाई पूर्ण रूप से कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट। क्योंकि उनके यदि स्पष्ट नहीं होगी, जिसके उनमें भ्रम उत्पन्न नहीं हो। जैसे सन 1957 से पूर्व वस्तुओं का मापन निम्न प्रकार था। कैसे था? किसी क्षेत्र में एक मण का 40 शेर, दूसरे क्षेत्र में एक मण का 45 शेर, और तीसरे क्षेत्र में एक मण का 50 शेर था। तो इन तीनों क्षेत्रों में मापन क्या हो गया? समान नहीं होने के कारण परिणाम कैसे आएंगे? हमारे भ्रमित आएंगे, झूठे आएंगे, सही नहीं आएंगे। तो अतः जांचकर्ता को जांच करने से पहले इनकी मापन इकाई क्या करनी चाहिए? एक निश्चित कर लेनी चाहिए। यदि मापन इकाई एक निश्चित कर लेगा तो यह परिणाम सही निकाल लेगा। कोई मापन सही निश्चित नहीं कर पाएगा तो परिणाम कैसे आएंगे? उसके झूठे प्रकट हो जाएंगे और आपकी इकाई विशिष्ट प्रस्तुत नहीं होगी। तो विशिष्ट इकाई प्रस्तुत करने के लिए उनका मापन एक इकाई से करना परम आवश्यक है। यह हो गया हमारा पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बताई गई है, उसके बारे में लिख लीजिए। सारी विशेषता क्या बताई गई है? फिर हमारे क्या? इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। लिख लो इसके बारे में, स्क्रीनशॉट लेना इसको साफ कर लेता है एक बार, ठीक है? इसको सब विद्यार्थी ने दूसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरी विशेषता लिखिए, प्रोफेसर वेल्डेन के अनुसार है। दूसरी विशेषता क्या बताई गई है? लिखो, प्रोफेसर वेल्डेन के अनुसार चल रहा है ना। पहली विशेषता हो गई, दूसरी विशेषता लीजिए। विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम। पूरे को लिख लो एक बार, पूरा हिसाब कर दूंगा आपके लिए। दूसरी विशेषता यहाँ, तीसरी यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी? चलो सेकंड विशेषता लिख लीजिए। सेकंड क्या है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई,
पूछने के हमने माध्यम भी बता दिया कमेंट के माध्यम से। कुछ दिनों बाद आपके लाइव क्लास प्रारंभ कर देंगे हम लोग। सेकंड विशेषता क्या बताई गई थी कि इकाई में कैसे होनी चाहिए, एक रूपता। लिख लीजिए, इकाई में एक रूपता, इकाई में एक रूपता होनी चाहिए। इकाई कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल एक रूप में होनी चाहिए, अलग अलग इकाइयां नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग इकाई होगी तो मापन में अलग अलग आएगा, जैसे हमने अभी आपको पूर्व में बताया। अब यहाँ एक रूपता कैसे होगी लिख लीजिए इसके अंदर कि एक रूपता अंकों के रूप में, एक रूपता किसमें होना चाहिए, अंकों के रूप में होना चाहिए। यदि अंकों के रूप में एक रूपता है तो आपका परिणाम बिल्कुल सही आएगा, एक रूपता नहीं तो परिणाम गलत आएगा। तो इसमें लिख लीजिए, अंक संग्रहण की इकाइयों में, इकाई एक रूपता में, इकाई एक रूपता में अंकों की या अंक संग्रहण की इकाइयों में अंकों का संग्रहण, ऐसे कर लो, अंकों का संग्रहण एक रूप में करना चाहिए। संग्रहण एक रूप में करना चाहिए, यानी अंकों का जो कलेक्शन होगा डाटा का, वह कलेक्शन एक रूप में होना चाहिए, उसका मापन अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे विभिन्न देशों में, उदाहरण लिख लो इसका, उदाहरण के रूप में, जैसे विभिन्न देशों में गेहूं कह दो या खाद्यान्न उत्पादन कह दो, खाद्यान्न उत्पादन, तो विभिन्न देशों में गेहूं उत्पादन को एक इकाई में, गेहूं उत्पादन को एक इकाई में व्यक्त किया जाना चाहिए, इकाई में व्यक्त किया जाना चाहिए। यानी जो मापन की इकाई होगी, जो एक रूपता लानी है, तो एक रूपता लाने के लिए गेहूं का जो उत्पादन होगा, उस उत्पादन को एक रूप में व्यक्त करना चाहिए। जैसे मन, टन, ऐसे एक मन कह दो, एक टन कह दो, एक किलो कह दो, टन, किलोग्राम में जैसे कितनी, 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम है, 100 किलो, जो भी होगा, आदि किसी भी एक मापन इकाई में व्यक्त करना चाहिए। यानी मापन की जो इकाई होगी, जो मैंने बताया आप लोगों को, मन, टन, किलोग्राम, तो विभिन्न देशों में यदि गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो सभी देशों के अंतर्गत यदि गेहूं को व्यक्त किया जाएगा तो उसे एक इकाई व्यक्त करना चाहिए, अलग अलग विभिन्न इकाइयों में व्यक्त नहीं करना चाहिए। जैसे आप भारत के अंतर्गत, जैसे मैं कह दूं साहब, भारत में 40 टन गेहूं का उत्पादन है, तो भारत के अलावा अन्य जो दूसरा देश होगा, जिसको हम विदेश कैसे हैं, वास्तविक कह दो साहब, भारत हो गया, अमेरिका है साहब, अमेरिका में अब यहाँ मापन कैसे होगा, यहाँ भी टन में होगा। अब ये 25 टन, यहाँ टन व्यक्त किया गया, तो यहाँ भी गेहूं की जो इकाई होगी उसी टन में व्यक्त की जाएगी। यहाँ पे यही टन मापन इकाई, यहाँ पे टन काम है। ब्राजील के साहब ब्राजील के अंतर्गत गेहूं का उत्पादन हो रहा है साहब, यहाँ पे साहब 20 टन यहाँ होता है साहब, ये मापन इकाई क्या होगा सब में,
एक रूप तक। क्या हो गया बच्चों? एक रूप। जो मापन कैसे होनी चाहिए? एक रूप में होनी चाहिए। दूसरी क्या हो गई? तीसरी विशेषता लिख लो साहब। तीसरी विशेषता क्या बताई गई? तो इकाई कैसी होनी चाहिए? स्थायी होनी चाहिए। लिख लीजिए, इकाई स्थायी होनी चाहिए। यानी इकाई कैसी होगी आपकी? फिक्सेबल होगी। परिवर्तनशील इकाई होगी तो उसके लिए मापन अलग प्रकार से होगा, और अपरिवर्तनशील नहीं है तो उसका मापन अलग प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। तो तीसरी जो इकाई बताई गई है, तीसरी विशेषता क्या बताई गई है? इकाई कैसे होनी चाहिए बच्चों? स्थायी होनी चाहिए, परिवर्तनशील इकाई नहीं होगी। यदि आपकी इकाई परिवर्तनशील है तो आपका मापन किया गया है, मापन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्थायी कैसे? या तो स्थायी किसी भी आधार पर है, 1 वर्ष में, 6 माह में, पखवाड़े में, साप्ताहिक में, वार्षिक में, दैनिक में, तो इकाई का जो मापन होगा वह मापन हमेशा एक रूप में होना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए कि इकाई ऐसी हो, इकाई का मापन परिवर्तनशील, इकाई का मापन परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब एक बात, यदि आपका जो मापन किया गया, आपने जो मापन किया है, मापन यदि परिवर्तनशील होगा तो क्या करेंगे? उसकी बात बताएंगे। शायद मापन यदि आपका परिवर्तनशील है तो उसमें क्या किया जाएगा? इकाई का मापन परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, पहली शर्त तो हमारी ये होगी। यदि आपका मापन, यदि इकाई का मापन, यदि इकाई का मापन क्या है? परिवर्तनशील। यदि इकाई का मापन परिवर्तनशील है, यदि इकाई का मापन परिवर्तनशील है तो क्या करना चाहिए? यदि मापन आपका इकाई जो यूनिट है जो पैमाना बार परिवर्तित हो रहा है तो आपको समय को आधार बनाना चाहिए। यदि इकाई का मापन परिवर्तनशील है तो समय, टाइम आ गया बच्चों, यहां पर क्या हो गया हमारा? टाइम। इकाई का परिवर्तनशील है तो समय को आधार बनाना चाहिए। यदि आपको परिणाम सही व्यक्त करने हैं तो समय को आधार बनाना चाहिए। जैसे समय की इकाई के लिए कैसा होगा? आपका टाइमिंग कैसा हो सकता है बच्चों? साप्ताहिक। पहला कैसा हो गया कि आपका जो समय पीरियड है वह आप साप्ताहिक निर्धारित कर लो, या पखवाड़े के अनुसार। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन की जो अवधि होती है उसे पखवाड़ा कहा जाता है। यानी 15 दिन की, 15 दिन की जो अवधि होगी उसे पखवाड़े कहा जाएगा। साप्ताहिक हो, पखवाड़ी को, या फिर कैसी हो? मासिक हो, समय नहीं लिया आपने, मासिक हो या फिर अर्धमासिक हो, या फिर 6 माही, या फिर वार्षिक। वार्षिक है तो वार्षिक का तो बता दें क्या साहब? 1 वर्ष के आधार पर, 5 वर्ष के आधार पर, या फिर 10 वर्ष के आधार पर, ये सब आदि। ठीक है साहब? समय का मापन क्या होता है? जैसे समय के मापन के लिए निर्धारित कर दिया गया कि यदि आपको मापन करना है, आपका यदि इकाई जो क्या है परिवर्तनशील है, यदि आपका मापन क्या है बच्चों? परिवर्तनशील है तो आधार क्या बनाना चाहिए आप लोगों को? समय को आधार मानकर आप परिणाम प्रस्तुत करोगे तो परिणाम क्या आएंगे? आपके सही आएंगे। बिल्कुल गलत परिणाम, गलत बिल्कुल भी नहीं आएंगे। समझता जैसे मापन की इकाई के लिए साप्ताहिक बता दिया, पखवाड़े बता दिया, मासिक, अर्धमासिक, 6 माही,
वार्षिक वार्षिक में 1 वर्ष को आधार मान लो, 5 वर्ष को बना लो, 10 वर्ष को बना लो। जैसे जनगणना का निर्धारण करने के लिए अब हम जनगणना रोजाना तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, 1 वर्ष में ये आंकड़ा क्या होगा, बड़ा हो गया, क्योंकि जब कैलकुलेशन करने में काफी अधिक समय लगता है। सभी इसमें एक समय को आधार बना दिया। समय क्या बना दिया आधार कि 10 वर्ष बाद ही जनगणना का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो समय को आधार मानकर मापन की इकाई कर दी स्थायी कर दी साहब कि 10 वर्ष के बाद ही जनगणना की जाएगी, लोगों की गणना की जाएगी, लोगों की जनसंख्या के बारे में बताया जाएगा। तो मापन हो गया 10 वर्ष। अवधि क्या हो गई बच्चों आपकी 10 वर्ष की अवधि होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने एक स्थायी का पेपर किया। 3 विशेषता हो गई। अंतिम चौथी विशेषता लगी। चतुर्थ विशेषता क्या है हमारा, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर भी लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने, ठीक है। अंतिम चौथी इकाई पढ़ लीजिए। चतुर्थ इकाई क्या बताई गई, चतुर्थ इकाई में क्या कहा, जो चौथी विशेषता उन्होंने व्यक्त की है कौन सी है बच्चों, अभी लिखवाया था मैंने आप सभी को कि चतुर्थ इकाई जो होगी नाम लिखिए उसका, कि इकाई अनुसंधान के उपयुक्त या सर्वमान्य होनी चाहिए। चतुर्थ विशेषता लिखिए। चतुर्थ विशेषता क्या बताई गई है कि इकाई अनुसंधान के लिए, इकाई अनुसंधान के लिए, इकाई अनुसंधान के लिए उपयुक्त व सर्वमान्य होनी चाहिए, व सर्वमान्य होनी चाहिए। यानी इकाई जो ली गई आपने, जो इकाई ली गई है वह इकाई उस अनुसंधान के लिए उपयुक्त भी हो। ऐसे नहीं कुछ इकाइयों के लिए या कुछ वस्तुओं के लिए उपयुक्त है, अन्य के लिए अनुपयुक्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इकाई का जो मापन होगा, माप होगा, वह उपयुक्त होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। जैसे मापन क्या होता है, कुछ मापन छोटे पैमाने पे होते हैं और कुछ मापन बड़े पैमाने पे होते हैं। तो छोटे मापन के लिए किस प्रकार की इकाई लेंगे और बड़े मापन के लिए किस प्रकार की इकाई का निर्धारण किया जाएगा, उसी में बताया गया कि आपके लिए जो उपयुक्त हो, जो सर्वमान्य हो, सभी लोगों के लिए आवश्यक हो, वह उस इकाई का हमें चयन करना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए, इकाई अनुसंधान में, इकाई अनुसंधान, इकाई अनुसंधान में या इकाई अनुसंधान के अनुकूल होने चाहिए, ऐसे कर लो इसको, लाइन बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इकाई अनुसंधान के लिए कैसे होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, के लिए अनुकूल होनी, अनुकूल होनी चाहिए। इकाई कैसे होगी, उस अनुसंधानकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए। यदि अनुसंधान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, यदि अनुसंधान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो यानी आपने यदि अनुसंधान कर रहे हो, कुछ खोज कर रहे हो, कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हो, और वो भी किसके ऊपर, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कर रहे हो, तो आपकी इकाई कैसी होगी, वो तो इकाई बड़ी होगी, तथा छोटे पैमाने पर, छोटे पैमाने पर इकाई कैसी होगी, छोटी होगी। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। छोटे पैमाने पर इकाई छोटी होगी। पैमाना, यदि आपका मापन और अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है तो बड़ी इकाई ली जाएगी, और छोटा है तो छोटी इकाई ली जाएगी।
उसके आधार पर परिणामों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो पैमाना यह आवश्यक है कि पैमाना सर्वमान्य एवं प्रचलित, कैसा होना चाहिए पैमाना सर्वमान्य हो एवं प्रचलित होना चाहिए। यानी जो आपने जो पैमाना लिया है पैमाना सर्वमान्य हो, प्रचलित हो, यानी अभी वर्तमान में प्रचलन में आ रहा हो। यदि ऐसा नहीं है तो भी आपका परिणाम गलत हो जाएगा। परिणाम सर्वमान्य होना चाहिए, प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि सर्वमान्य प्रचलित होने से परिणाम भ्रमित नहीं आते हैं। प्रचलित होने चाहिए जिसके कारण परिणाम भ्रमित नहीं होते हैं। ये हो गया सब। यदि आपने परिणाम प्रचलित लिए है, मैं रिपीट कर रहा हूं, चौथा जो चतुर्थ विशेषता बताई गई है इकाई अनुसंधान के लिए उपयुक्त, यानी इकाई जो है हमारे अनुसंधान के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और सर्वमान्य भी होनी चाहिए। इसके लिए बताया कि इकाई अनुसंधान के लिए अनुकूल होनी चाहिए, यानी अनुसंधान के अनुकूल हो। जैसे बताया यदि माना बड़े पैमाने पर अनुसंधान किया जा रहा है तो बड़ी इकाई होगी। इकाई कैसी होगी बच्चों? बड़ी होगी। और यदि पैमाना छोटे पैमाने पर अनुसंधान छोटे पैमाने पर है, इकाई छोटी होगी। लेकिन यह आवश्यक है, लेकिन यह आवश्यक है कि पैमाना कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य प्रचलित होना चाहिए। सर्वमान्य प्रचलित पैमाना है तो आपके परिणाम कैसे होंगे? भ्रमित नहीं आएंगे। यदि परिणाम भ्रमित होंगे, यदि परिणाम झूठे होंगे, यदि परिणाम सर्वमान्य नहीं है, प्रचलित नहीं है, तो आपका रिजल्ट जो कैसा आएगा? झूठा प्रस्तुत होगा। समझ में आ गया विद्यार्थी को? ये हो गई हमारे सांख्यिकी की चारों विशेषताएं जो किसने बताई थी? प्रोफेसर वेल्डन ने बताई थी। बताई थी बच्चों? प्रोफेसर वेल्डन ने बताई थी। समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना। हमारे चैनल जिस विद्यार्थी के पास समझ में आ रहा है, आपके आस पड़ोस में साथी को, मित्रों को हमारे चैनल को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है? कि आप साथ दोगे तभी आगे प्रोसेस चलती रहेगी उतनी अच्छी। ठीक है? शेष पढ़ेंगे हम आगे वाली नेक्स्ट क्लास में। इसकी जो आठवां जो कार्य बताएगा अनुसंधान योजना का, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक बिंदु पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा, कहीं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ताकि आप किताब उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कहीं भी ट्रेन में जाए, बस में जा रहे हो, तुरंत वीडियो चलाया, तुरंत पढ़ने बैठे, वही आपका काम हो जाएगा। ठीक है? शेयर कर लेना, इसको शेष लेना, शेष नेक्स्ट क्लास में।